हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर के बारे में। थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं लाइट के इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वगैरह, ये सारी की सारी कुछ इमेजेस फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा दैट इज रिफ्लेक्शन, स्ट्राइकिंग बैक ऑफ लाइट। striking back of light is reflection। ये हो गया रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन फ्रॉम अ मिरर सरफेस ऑब्वियसली। इसके लिए आपके पास जो मिरर सरफेस है वहाँ पर कोई भी रे आई और वापस चली गई तो ये जो एंगल होते हैं आई और आर, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल होता है हमेशा। ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने पढ़नी है इसमें, वो ये जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है ये तीन चीज़ों में होता है। सब दो चीज़ों बेसिकली, प्लेन मिरर जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, जिसकी जो मिरर सरफेस होती है वो थोड़ी स्फेरिकल होती है, अपर्चर स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर्स जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वो हो गए। तो उसके अंदर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इमेजेस फॉर्म होंगी वो फॉर्म होती हैं, एक तो लिटरली इन्वर्टेड होती हैं। लिटरली इन्वर्टेड इमेजेस, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि आपका राइट इमेज में लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्शन स्वैप कर जाती हैं, उसे हम लिटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ये प्लेन मिरर में होता है। सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा अब क्योंकि सेम साइज का है तो मैग्निफिकेशन इज 1, ये अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये उसी में आ गया। इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब अगर आप शीशे से 5 मीटर की दूरी पे खड़े तो आपकी जो इमेज है वो शीशे के 5 मीटर अंदर बनेगी। तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है हमेशा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल होता है। दूसरे आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो हो सकते हैं कॉनकेव, या हो सकते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर्स। अब इन दोनों में जो डिफरेंसेस हैं, अगर हम कॉनकेव की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर्स आर, दीज आर कॉनकेव मिरर्स एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो होते हैं दे आर कन्वर्जिंग, मतलब कन्वर्जिंग, सारी रेज जो आती हैं उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इकट्ठा कर देते हैं, दैट इज नोन एज द फोकस। ये उन रेज को डाइवर्ज कर देता है, स्प्रेड कर देता है, तो डाइवर्जिंग मिरर होता है। इसका फोकस हमेशा रियल रहेगा, मतलब वो पॉइंट हम लोग देख सकते हैं जहाँ पर रेज मिलेंगी। इसका पॉइंट वो एक्सटेंड करने के बाद आता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसका जो फोकस है दैट इज वर्चुअल। इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। सर्कुलर जो सरफेस है वो शाइन सरफेस होती है और ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी इट इज़ बल्ज्ड आउटवर्ड्स। और ये जो है ये कुछ इस तरह का होता है, इट इज़ बल्ज्ड इनवर्ड्स। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो इसका जो मैग्निफिकेशन है वो आ सकता है 1 भी आ सकता है, यानी प्लस का 1, -1 भी आ सकता है। इसका जो मैग्निफिकेशन होता है हमेशा <1 आता है कॉन्वेक्स का। इसकी जो इमेजेस बनती हैं हमेशा उसका जो साइज है दैट इज स्मॉलर टू द ऑब्जेक्ट। अब हम मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो मैग्निफिकेशन आता है किसी भी चीज़ का, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज
या तो एच आई अपॉन एच नॉट यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस के वी अपॉन यू। तो वी होता है उसका इमेज का डिस्टेंस पोल से, इमेज डिस्टेंस, और ये होता है अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एक ये दूसरा फॉर्मूला है एच आई अपॉन एच नॉट, ये हाइट का रेशियो है। तो बेसिकली मैग्नीफिकेशन भी रेशियो होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब हम साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशंस जो हैं, देखिए जो मिरर है इस टाइप का, इस तरफ जो डिस्टेंस होंगे दीज विल बी टेकन एज नेगेटिव एंड दीज डिस्टेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। यू हमेशा इस नेगेटिव रहेगा, इसका जो फोकस है वो कहीं यहाँ लाई करता है, इसलिए नेगेटिव फोकस की वैल्यू जो फोकल लेंथ जो होती है वो भी नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ इज नेगेटिव। अब कॉनकेव मिरर की जो रे डायग्राम है वो 6 हैं। रे डायग्राम्स के लिए आपको 2 ही चीज़ें नोट करनी है, याद करनी है। 3 चीज़ें बेसिकली, 3 रूल याद करने हैं। उन 3 रूल को याद करके आपके सारे रे डायग्राम बन जाएंगे। पहला है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होके चली जाएगी। आपको एरो ज़रूर बनाने हैं, अदरवाइज आपके बोर्ड में मार्क्स कटेंगे। दूसरा लॉ है, अगर वो रे ऑफ लाइट, ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो पैरेलल चली जाएगी। तीसरा लॉ है, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो कहीं नहीं जाती आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी पाथ पे रिट्रैक्ट कर जाती है। ये 3 लॉज आपको उन 6 रे डायग्राम को बनाने में मदद करेंगे। वो आप लोग खुद बना के देखिएगा। इन 3 लॉ से कहीं दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा उसका। इसको सॉल्व करने के लिए इनका जो फॉर्मूला है, चाहे कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो मिरर फॉर्मूला जो आता है, मिरर फॉर्मूला ये हो गया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो v उसके इमेज का डिस्टेंस, u उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। कॉनकेव में नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होती है। u दोनों ही केस में नेगेटिव रहेगा। u इज नेगेटिव, टेकन एज नेगेटिव इन बोथ मिरर्स। वेयर एज अगर फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी है, इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, वेयर एज इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इट इज टेकन एज पॉजिटिव। ये आगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है। साथ में इसका मैग्नीफिकेशन जो होता है दैट इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच नॉट। मैंने लास्ट की स्लाइड में भी बताया था, हाइट का जो रेशियो है इमेज और ऑब्जेक्ट का, या फिर माइनस के वी अपॉन यू, ये उसका रेशियो हो जाता है, ठीक है। ये तो था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसी भी रे ऑफ लाइट का जो है पास हो जाना, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। देखिए रिफ्रैक्शन होता है कि कभी भी रे ऑफ लाइट जो है उस जो मीडियम है उसके थ्रू पास कर गई, द बेंडिंग ऑफ लाइट, और उस वो जो पास करती है उसकी वजह से हमेशा लाइट रे बेंड हो जाती है या फिर स्प्रेड हो जाती है। वो डिपेंड करेगा मीडियम किस तरीके का है। और जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं ईटा से, जो कि c अपॉन v होता है। व्हाट इज c? c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो क्लियरली अब फॉर्मूले से अगर हम देखें तो ईटा और v, यानी
ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर v कम रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो वेलोसिटी कम का मतलब है कि मीडियम डेंसर है। ठीक है। दूसरा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एक डिफरेंस ये भी है कि रिफ्लेक्शन में हमेशा आई आर के इक्वल होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। आई आर से कम भी हो सकता है, आर से ज़्यादा भी हो सकता है, और आर के बराबर भी हो सकता है। एक बार जरा थोड़ा बता देता हूँ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो कहता है वो ये कहता है कि अगर रेयरर से डेंसर में लाइट रे जा रही है, रेयर से डेंसर में मतलब जैसे कि मॉलिक्यूल्स हैं बहुत दूर दूर हैं, दैट मीन दैट इज रेयर, तो लाइट जो है इजीली मूव कर सकती है। वो डेंसर में जाएगी तो डेंसर में उसे मूव कर, वो इतनी इजीली मूव नहीं कर पाएगी, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जबकि अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो बैंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए दोनों ही केस में बैंड तो वो करेगी करेगी, अवे सॉरी इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है। उसमें मैंने उल्टा लिख दिया है बच्चों, सॉरी। अगर वो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या करेगी, इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। लेकिन अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उसको मूव करने की जगह मिल जाएगी ना, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसके साथ में हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, जिसका क्वेश्चन कई बार एक दो बार तो लास्ट के मेरे ख्याल 4-5 सालों में पूछा गया है कि आपको डायग्राम बनाना है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। मैंने भी सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर डाला था, उसमें भी क्वेश्चन था कि वाई रिफ्रैक्शन अकर्स थ्रू प्रिज्म बट द सेम डजंट हैपन इन ग्लास स्लैब। क्योंकि ग्लास स्लैब जो होते हैं उसकी जो सरफेसेस होती हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये है ग्लास स्लैब, इसके थ्रू हमने बनाना है। ये हमारा नॉर्मल, ठीक है। तो नाउ दिस इज द रे ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये यहाँ है एयर और यहाँ है ग्लास। अब एयर इज गैस, गैसियस मीडियम, ग्लास जो है वो सॉलिड मीडियम में आ जाएगा, तो दिस इज डेंसर। इफ इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये आ गया। नाउ दिस इज आई और दिस इज आर। क्लियरली आई और आर की जो वैल्यूज हैं सेम नहीं है। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये आएगा कि डेंसर से ये रेयर में जा रही है। एक सेकेंड बेटा, डेंसर से रेयर में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये जो इसका डिस्प्ले, ये जो रेज जो आती हैं ये दोनों पैरेलल आती हैं। दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने, ये है हमारा ग्लास स्लैब का रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब मैंने बताया था कि जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू रिफ्लेक्शन होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़रूर होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब आपके पास अगर ये लिखा हुआ है
इसका मतलब है स्पीड बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to medium 1, और जिसके भी रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है वो हमेशा नीचे आता है. दैट मीन्स ईटा 2 1 की अगर मैं बात करूंगा तो दैट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1. दिस विल बी इक्वल टू C2 अपॉन V2 एंड दिस विल बी इक्वल टू C1 अपॉन V1. नाउ C से C कैंसिल आउट हो गया बिकॉज दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा V1 अपॉन V2 के. ठीक है. इसी तरीके से दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है दैट इज 1 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 की बात करूंगा तो ये आएगा दैट इज इक्वल टू C अपॉन V1 और C अपॉन V2. ये आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, लास्ट ईयर या लास्ट ईयर. तो ये आ जाएगा V2 अपॉन V1. ठीक है. तो हमारे पास ये हमने देखा कि ईटा 1 2 और ईटा 2 1 ये हमेशा 1 के इक्वल आता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. इसका वो मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल आएगा. कहने का मतलब है अगर आपके पास में दे रखा है दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, दैट मीन्स वाटर अपॉन ग्लास जो रहेगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमेशा 1 के इक्वल आएगा. तो अगर मेरे पास ये दिया हुआ है तो ये जो आएगा ये हमेशा 1 अपॉन करके आ जाएगा. आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. इस टाइप से क्वेश्चन करना है. इसका मैं क्वेश्चन करके बता देता हूँ. भी नहीं मिल रहा है, आगे देखते हैं. भी ये कह रहा है लाइट एंटर्स, एक क्वेश्चन दिया हुआ है. लाइट एंटर्स through a glass having refractive index 1.5. What is the speed of light in glass? We know that speed of light in vacuum is 3 into 10 की पावर 8 in glass. तो हमको ये भी मालूम है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इक्वल टू C अपॉन V, यानी कि 1.5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन V. नाउ V वुड बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये हमारा आंसर आ गया. ये 1.5 नीचे आ जाएगा, V उधर चला जाएगा. दिस विल बी माई आंसर. ये होगी उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, उसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो होगी 2 इंटू 10 की पावर 8. इसके अलावा आपके पास 3 चीज़ें हैं, कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर, और तीनों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग है. कैरोसिन का है 1.44, आपके पास टर्पेंटाइन का है 1.47,
इनको अरेंज करना है वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, और वाटर का है 1.33। देखिए ईटा इज इक्वल्स टू होता है C/V, तो यानी कि दैट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, सॉरी ये दे रखा है 1.47, दिस इज, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है सबसे कम है, और सबसे कम वाले में वेलोसिटी सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे कम है उसमें वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। तो वेलोसिटी वाटर की सबसे ज़्यादा है, उससे कम किसकी आएगी, कैरोसिन की वेलोसिटी, और उससे भी कम आएगी टर्पेंटाइन की वेलोसिटी। इनको आप अरेंज कर सकते हैं। ये आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि अरेंज किस तरीके से किया है। एक क्वेश्चन है इसमें, refractive index of diamond is 2.42। elaborate this statement। इससे आप क्या समझते हो ये बताना है। वी नो दैट ईटा इज इक्वल्स टू C/V, तो 2.42 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ हम यहाँ से उसमें v भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या मैं ये भी बता सकता हूँ कि जो रेशियो आएगा वो 2.42 है। जो वेलोसिटी अंदर होगी डायमंड के वो ज़्यादा आएगी, बिकॉज ये रेशियो 1 से ज़्यादा आ रहा है, ओ सॉरी वो कम रहेगी, ठीक है। तो उसके अंदर जो वेलोसिटी है वो कम आएगी। अगर मैं इसी में देखूँ पुट करके तो वेलोसिटी आती है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अभी हम लेंसेज की बात कर रहे थे। देखो बेटा लेंसेज जो होते हैं उनके अंदर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। तो लेंसेज आपके पास प्लेन लेंसेज कुछ नहीं होते, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। दोनों ही लेंसेज की कुछ पावर होंगी, तो पावर 1/f रहती है। आपको ये f जो है इसको मीटर में करना पड़ेगा। पावर की यूनिट किस में रहेगी, डायप्टर में रहेगी। ये आपको फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो फर्स्ट यू हैव टू चेंज इट इन मीटर्स, उसके बाद में पावर जो है कैलकुलेट की जाएगी डायप्टर में, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस विद फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर में दी हुई है, हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। F इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25/100, यानी कि 1/4 मीटर्स। तो पावर इक्वल टू होता है 1/f, दैट इज इक्वल्स टू 1/1/4, यानी कि 4 डायोप्टर। अब कॉनकेव रहेगा तो ये इसमें माइनस चला जाएगा, कॉन्वेक्स रहेगा तो प्लस चला जाएगा। साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम होते हैं जो हमारे मिरर्स में यूज़ किए जाते हैं, बस फॉर्मूला थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। रिलेशन इसके अंदर भी V, U और F का ही होता है, लेकिन बीच में माइनस लग जाता है। वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस लग जाता है। मैग्नीफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीफिकेशन का जो वो फॉर्मूला था हाइट वाला वो सेम है, लेकिन V/U में नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये है इसके कुछ चेंजेस। बाकी और कुछ दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।